हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में कोशिका को पढ़ा था। इसके बाद कोशिका की संरचना को पढ़ा था और इसको 3 भाग में बांटा था। तो पहला भाग हमारा क्या था? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। पहला पार्ट हमारा क्या था? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। दूसरा पार्ट था हमारा कोशिका द्रव्य। दूसरा पार्ट क्या था? कोशिका द्रव्य। और हमारा तीसरा पार्ट था केंद्रक। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य को पढ़ लिया था। लेकिन और कोशिका द्रव्य के अंदर जो ऑर्गेन थे हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो कोशिका द्रव्य हम लोगों ने अभी तक 2 ऑर्गेन को पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को पढ़ा है। राइबोसोम को पढ़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम लोगों ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा है। तो आगे हम लोग अभी और जो ऑर्गेन्स हैं बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। अब हम लोग गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैमेलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने इसे जंतु कोशिका में देखा और उन्हीं के नाम पर, कैमेलियो गोल्जी के नाम पर ही इनका इस अंग का नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। और इसे देखा कब गया था? 1898 में। और इसकी जो रचना होती है दिखने में है होता कैसा है? ये एक मुड़ी हुई छड़ के समान होती है, बिल्कुल इस तरह से। कैसी होती है? मुड़ी हुई छड़ के समान होती है और समानांतर एक दूसरे के आमने सामने एक समान डिस्टेंस पर रहती है। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं। अब होता क्या है कि प्लांट सेल में भी ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है जैसे जंतु कोशिका में रहती है, मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बना के रहती है। लेकिन वहां पे हम उन्हें क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स। अब तो ये गोल्जी बॉडी हर सेल्स में पाया जाता है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि गोल्जी बॉडी किस सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण कुछ यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका कहने का मतलब ये है कि जो सेल, जो कोशिका बहुत विकसित हो चुकी है उसे हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब इसी में सारे जीव जंतु और जितने भी जीव जंतु और पौधे हैं वो सारे यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका जैसे स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। तो गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है? तो यूकेरियोटिक कोशिका जैसे कि स्तनधारी की आरबीसी, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाएगा? तो स्तनधारी के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कि वैसी कोशिका जो अभी तक विकसित नहीं हो, बहुत पुरानी कोशिका है। तो वैसी कोशिका कहाँ किसमें मिलती है? जीवाणु में मिलती है, नील हरित शैवाल में मिलती है। यानी कि जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? गोल्जी apparatus नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी का ये फिगर है, इस फिगर को देख लीजिए। ओके। तो गोल्जी बॉडी होता कैसा है दिखने में? ये चारों तरफ एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, ये चारों तरफ एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है और अनेक ट्यूब के द्वारा, जैसे पिछले स्लाइड में स्ट्रक्चर बनाए थे, इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसका होता है। ये मुड़ी हुई छड़ के समान रचना होती है और एक ट्यूब, एक पैरेलल ट्यूब के रूप में एक समान डिस्टेंस पर स्थित रहती है। और इससे ना बहुत सारे छोटे छोटे से पुटिकाएं निकली रहती है, गोल रचनाएं होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुटिकाएं कहते हैं। और इस ट्यूब को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। क्या कहेंगे हम इस ट्यूब को? सिस्टर्नी। जो कि चपटी दिखती है, जो कि कैसे दिखती है? फ्लैट और चपटी दिखती है। इसके अलावा इसके नीचे क्या होता है? एक बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। बड़े बड़े वैक्यूल्स मतलब खाली जगह होती है और जिसमें क्या रहता है? पानी भरा हुआ रहता है। इसके अलावा गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क किससे होता है? तो गोल्जी काय की जो झिल्ली होती है ना, इसका संपर्क जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। आगे इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करता है। इस तरह से इसकी संरचना होती है। ठीक है, हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडी का कार्य या फंक्शन। तो पहला कार्य क्या है कि गोल्जी बॉडी करता क्या है?
ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो पदार्थ निर्मित होता है, मतलब कि जो पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बनाता है, उसको वो क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है अपने पास। उसके बाद उसमें कुछ चेंजिंग कर देता है, रूपांतरण मतलब कुछ मॉडिफाइड कर देना, चेंज कर देना, कुछ पार्ट को वो रूपांतरित कर देता है। उसके बाद उसको पैक कर लेता है, और पैक करके क्या करता है, कोशिका के बाहर और अंदर जितने भी मतलब कोशिका के बाहर अंदर जितने भी एरियाज है वहां वो भेज देता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कोशिका का यह मुख्य स्त्रवण अंगक है, कहने का मतलब ये स्त्राव करता है, एक तरह का द्रव स्त्राव करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि लाइजोसोम एंड प्रोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। तो ये जब लाइसोसोम निर्मित होता है तो उसमें क्या करता है, गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है। प्रोक्सिसोम निर्मित होता है तो उसमें वो गोल्जी एपरेटस क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि कुछ परिस्थिति में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है, मतलब नॉर्मल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण होता है। ओके। पांचवा पॉइंट क्या है कि पादप कोशिका विभाजन के समय जब सेल डिवीजन होता है, प्लांट में जब सेल डिवीजन होता है तो उसके समय ये क्या करता है, कोशिका का प्लेट बनाने में सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन से ये मत सोचने लगेगा कि कोशिका विभाजन होता क्या है, तो आगे पढ़ेंगे सीनियर क्लास में आप लोग जाइएगा तो कोशिका विभाजन पढ़ना है। तो सिंपली भाषा में कोशिका विभाजन मतलब ये समझ लीजिए कि एक पेरेंट सेल से एक नई सेल का, यानी न्यू सेल, या फिर इसको डॉटर सेल भी कह सकते हैं, का निर्माण होता है। क्या होता है कोशिका विभाजन में, एक पेरेंट सेल से एक नई कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग किसी छोटे बच्चे को देखते होंगे तो वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा है, या फिर आप खुद अपना बचपन याद कीजिए और फिर याद कीजिए कि आप इतने बड़े हो गए तो कैसे बड़े हो गए, वहां पर कोशिका विभाजन हुआ। यानी कि कोशिका विभाजन हुआ तो कोशिका विभाजन क्या करती है, हम लोग को ग्रोथ करती है, हम लोग को शारीरिक ग्रोथ करती है, शारीरिक वृद्धि करती है, हमारे ऑर्गन में वृद्धि करती है। ठीक है। तो कोशिका विभाजन मतलब फिलहाल अभी आप इतना ही समझ लीजिए, आगे के सीनियर की क्लास में कोशिका विभाजन कैसे होता है वो पढ़ना है। लाइसोसोम हमारा अगला ऑर्गन है। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। तो लाइसोसोम है क्या, तो इसको सबसे पहले किसने खोजा था, 1958 में क्रिश्चियन डी डवे करके नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे पहली बार देखा था। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये छोटी छोटी ना वेसिकल्स यानी पुटिका के रूप में या गोल गोल रचना होती है, संरचना होती है, ऐसे करके वो सेल में, पूरे सेल में इस तरह से बिखरे हुए होते हैं। और इसके चारों ओर एक पतली सी झिल्ली होती है, ये मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर ये झिल्ली होती है। ठीक है। और इसमें जो है ना, ये जो है अब जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू पार्ट, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। और ये जो पार्ट है ये एंजाइम को सिक्रेट करता है। ठीक है। और ये छोटे छोटे एलिमेंट जो दिख रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम का काम है किसी भी जीव द्रव को घुला देना या नष्ट कर देना। मतलब जो सेल टूट फूट जाती है तो क्या करते हैं, तो वो सेल, जो सेल टूट जाएगी उसको वो लोग क्या करते हैं, आपस में यहाँ पर पचा लेते हैं, इसी एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, उसको पचा करके खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी रचना कैसी होती है, ये छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाई जाती है जिनके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। अगला है कि इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म को घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है। अगला है कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी किसी वजह से, चोट की वजह से जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो क्या होता है, लाइसोसोम क्या होगा, फट जाएगा वहां पे, और उसमें जो मौजूद एंजाइम होता है वो अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है, मतलब अपनी ही कोशिका को पाचित करके, पचा करके समाप्त कर देता है। इसी की वजह से क्या होता है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है, और अतः इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग, इसी वजह से हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली, यानी सुसाइड बैग कहते हैं। ओके। तो इसका फंक्शन क्या क्या है लाइसोसोम का, ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कण एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। कोई भी ऐसा चीज, ऐसा बाह्य मटेरियल जो है जो कि कोशिका को नुकसान करने वाला है या बड़े कण है, तो उसको क्या करेगा, वो पचा देगा। इसके अलावा अगला कार्य क्या है कि अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि कोई भी कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके उस पार्ट को क्या करता है, पचा लेता है। इसलिए क्या कहते हैं, अपने ही सेल को पचा लेता है, इसलिए वो क्या कहते हैं इसको, कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है।
तीसरा कार्य क्या है हमारा, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करना है। चौथा काम है कि जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाए जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये पूरी कोशिका द्रव में क्या रहता है, बिखरी हुई रहती है। इसकी जो संरचना होती है सूक्ष्म छड़ के जैसी होती है, या धागे नुमा होगी, या तो दानेदार होगी, या गोलाकार होती है। ठीक है। तो पादप कोशिका में इसकी संख्या जो होती है वो जंतु कोशिका से कम होती है, और जंतु कोशिका में जो इसकी संख्या होती है ना, कभी कभी 10,000 या इससे ज्यादा भी हो जाती है। ओके। तो इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतर झिल्ली से घिरा होता है। तो ये वाला जो पार्ट हमारा है, ये हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये वाला जो सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा है, ये हमारा क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन, या फिर इसको बाहरी झिल्ली भी कहते हैं। ओके। और इसका जो ये वाला जो पार्ट है, अंदर वाला ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसी को हम लोग इनर मेम्ब्रेन या अंतः झिल्ली भी कहते हैं। और इसी अंतः झिल्ली से ये इस तरह का उभार निकला हुआ, ये जो उभार देख रहे हैं ना, इसी उभार को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये अंतः झिल्ली है, ये अंतः झिल्ली से जो ये उभार निकला हुआ है, ये उभार को क्या कहेंगे हम लोग, क्रिस्टी कहेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि आंतरिक झिल्ली द्वारा घिरे स्थान को अंदर का वेस्म या इनर चैम्बर या इनर मेम्ब्रेन चैम्बर कहते हैं। तो ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये स्पेस जो ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये जो स्पेस बन गया है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनर चैम्बर कहते हैं, या फिर इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, यानी आंतरिक झिल्ली वेस्ट भी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली वेस्ट, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर मेम्ब्रेन चैम्बर भी कह सकते हैं। ओके। तो इसी चैम्बर में क्या रहता है, इसी चैम्बर में क्या रहता है हमारा, मैट्रिक्स बिखरा हुआ रहता है, मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। क्या रहता है, मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिनोटेड किया हुआ है मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, कुछ डीएनए पाए जाते हैं। ये जो आप येलो स्मॉल पार्ट देख रहे हैं, ये जो है, ये क्या है, राइबोसोम है। ये क्या है आपका व्हाइट, जो ये धागे नुमा रचना जैसी दिख रही है, ये क्या है आपका डीएनए है। आरएनए के कण पाए जाते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम आयन, कुछ एंजाइम, कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी पाए जाते हैं। ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिकी श्वसन होता है, यानी कि कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है। और क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स मौजूद होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स भाग लेते हैं जब कोशिकीय श्वसन के दौरान। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन का क्या कर देते हैं, पूर्ण ऑक्सीकरण कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग को बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो इसी रूप में जमा होती है। और इसका काम क्या है कि कोशिका जब नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उस समय में ये जो एटीपी है, इसी संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। अगला ऑर्गन है लवक या प्लास्टिड। तो लवक और प्लास्टिड जो होते हैं, ये लवक कहने का मतलब एक तरह का समझिए कि पिगमेंट। तो यानी कि पिगमेंट यानी कि एक तरह का कलर आप कह सकते हैं। तो लवक और जो प्लास्टिड है, ये क्या है, सिर्फ प्लांट कोशिका में पाए जाते हैं। और ये कोशिका द्रव के चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं। तो आकार इसका मेनली कैसा होता है, अंडाकार होता है, या गोलाकार हो सकता है, या फिर तस्तरी नुमा यानी कि प्लेट के जैसा दिखाई पड़ता है। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अवर्णी लवक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। एक वर्णी लवक, इसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। तो कितने प्रकार के लवक होते हैं हमारे, अवर्णी लवक होते हैं यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक या फिर इसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है।
तब तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? तो उस पार्ट में पाया जाएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो कहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है? ये हमारा पेड़ है और ये मिट्टी हो गया, ये जड़ है, ये मान लेते हैं जड़ है। तो यहाँ मिट्टी के नीचे तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट यहाँ के सेल्स में पाए जाएंगे। यहाँ जो सेल्स हैं, जो मिट्टी के नीचे जो जड़ है, तो जड़ के सेल्स में क्या पाए जाएंगे? हमारे ल्यूकोप्लास्ट पाए जाएंगे। इसके अलावा जो भूमिगत तना है, जो तना जो जमीन के नीचे रहता है, जैसे कि हमारा आलू हो गया, तो आलू में क्या है? आलू क्या है? एक तरह से भूमिगत स्टेम है, भूमिगत तना है। तो वहां पर भी क्या होगा? उसमें भी क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट पाए जाएंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना। ओके, तो ये होते कैसे हैं? ये रंगहीन होंगे, यानी कलरलेस होते हैं और सफेद होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जो है अ, खाद्य संचय, कहने का मतलब है कि भोजन का संचय करते हैं। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन का संचय करना, यानी उसको कलेक्ट करके अपने पास रखना। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया और तेल हो गया। ये सारे क्या है? इसके भोजन है। इसको क्या करते हैं लोग? स्टोर करके क्या करते हैं? इसको स्टोर करके अपने पास रखते हैं। अगला क्या है हमारा? क्रोमोप्लास्ट, यानी कि इसको वर्णी लवक भी कह सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहेंगे हम लोग? अवर्णी लवक। इसको क्या कहेंगे? वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहेंगे? वर्णी लवक। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये रंगीन प्लास्टिड है, यानी कि ये कलरफुल, ढेर सारे कलर, मतलब इसमें क्या होता है? बहुत सारा कलर पाया जाता है। तो किस किस कलर में होते हैं? मेनली लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या है? कि क्रोमोप्लास्ट फूल और बीज को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। आप देखते हो ना, बहुत सारे फूल, कोई लाल है, कोई पिंक है, कोई पीला है, कोई ऑरेंज कलर का है। तो वो किसके वजह से होता है? ये होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ओके, अब देखिए इससे कुछ पॉइंट है। तो टमाटर का रंग, लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। चुकंदर में लाल रंग किसकी वजह से होता है? बीटानिन। यानी कि इसको इस तरह से याद रखिएगा, चुकंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। तो बीट में क्या पाया जाएगा? बीटानिन पाया जाएगा। मिर्च है, मिर्च को अंग्रेजी में हम लोग कैप्सिकम भी कहते हैं। चिली तो कहते हैं, लेकिन कैप्सिकम भी नाम है। तो इसको मिर्च में जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैप्सिकम से, कैप्साइथिन याद रखिएगा। गाजर में लाल रंग किस वजह से होता है? कैरोटीन से। गाजर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैरोट कहते हैं। तो कैरोट से क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैरोटीन। ठीक है, तो उसको इस तरह से याद रख लीजिएगा। तो अगला क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चा क्या? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है प्लांट के लिए, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर जो मौजूद पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल जो होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस वजह से होती है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है, क्योंकि इसमें जो मौजूद पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है, इसके वजह से हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो पाती है। ये क्रोमोप्लास्ट का, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो रचना होती है वो सूक्ष्म रचना होती है और दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। ये वाले जो रचना आप देख रहे हैं, ये ऊपर आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यानी बाहरी झिल्ली। ये वाला रचना क्या है हमारा? इनर मेम्ब्रेन, यानी कि आंतरिक झिल्ली। ये क्या हो गया? आंतरिक झिल्ली हो गया। ये क्या हो गया? बाह्य झिल्ली हो गया। इसके अंदर जो है एक तरल युक्त कैविटी होती है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। इसमें क्या होता है? एक महीन झिल्ली युक्त रचना होती है जो समानांतर रूप से फैली रहती है। ये जो रचना आप देख रहे हैं ना, ये रचना, ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो यही है, एक महीन झिल्ली युक्त रचना है जो समांतर रूप से फैली होती है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा पट्टेलिका या स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली के बीच में जो चपटी और वृत्ताकार जो थैली होती है, पैकेट है, ये एक के ऊपर एक जो है ना, स्टैक की तरह, मतलब अरेंजमेंट रहते हैं, एक तरह से व्यवस्थित रहते हैं। इन थैली नुमा रचना को क्या कहते हैं? थैलिक्वाइड्स कहते हैं।
कहने का मतलब ये रचना जो आप एक के ऊपर एक गोलाकार रचना जो देख रहे हैं, ये गोलाकार वृत्ताकार जो रचना है, इस रचना को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसी रचना को हम लोग क्या कहेंगे, थैलाकोइड कहेंगे। ठीक है। प्रत्येक थैलाकोइड समूह को ग्रैनम कहते हैं। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, थैलाकोइड का क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है, और इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रैनम कहते हैं। इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रैनम हो सकते हैं, 40 से 60 ग्रैनम हो सकते हैं। यानी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये इस तरह के 40 से 60 ग्रैनम हो सकते हैं। ये सिर्फ एक ग्रैनम है, लेकिन इस तरह के कितने ग्रैनम हो सकते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, 40 से 60 ग्रैनम हो सकते हैं। प्लास्टिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अगला ऑर्गेन है हमारा राजधानी यानी कि वैक्यूल। तो कोशिका की वैक्यूल्स यानी राजधानी चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती है, और इस झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। कहने का मतलब अगर ये राजधानी है तो राजधानी क्या है, एक छोटी पतली सी झिल्ली से घिरी रहती है, और इसी झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जंतु कोशिका में जो जंतु कोशिका में जो राजधानी है वो बहुत छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है आकार में। लेकिन जब प्लांट कोशिका की बात आती है तो प्लांट कोशिका में जो ये राजधानी है वैक्यूल से, ये बड़ी होती है आकार में। ओके। हमारा अगला पॉइंट क्या है, जंतु कोशिका में जो राजधानी छोटी होती है, और जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, ये बड़ी होती है। और इसी राजधानी के अंदर जो होता है बहुत सारा रस भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है, रस भरा रहता है। तो इस रस में क्या क्या चीज होते हैं, तो रस में क्या क्या चीज होते हैं, लवण होते हैं, नमक हो गया, शर्करा मतलब शुगर हो गया, एमिनो एसिड होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, और बहुत सारे कार्बनिक एसिड मौजूद मौजूद होते हैं। और ये रस क्या होता है, निर्जीव पदार्थ है। ये रस क्या है, एक निर्जीव पदार्थ होता है। ओके। एक कोशिकीय जीव यानी कि एक सेल वाला, एक कोशिका वाला जीव, जैसे कि अमीबा। अमीबा में जो राजधानी सॉरी अमीबा में जो फूड वैक्यूल होता है, वहां पे क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। तो वो वैक्यूल क्या होता है, वो यानी कि खाद्य राजधानी होता है, और वहां पे क्या होता है, खाद्य पदार्थ पाया जाता है जो अमीबा खुद अपने लिए उपयोग कर लेता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है, पहला काम क्या है कि जंतु कोशिका में ये क्या क्या करता है, जल संतुलन का कार्य करता है। यानी पानी का जो लेवल है उसको बिगड़ने नहीं देता, उसको बैलेंस करके रखता है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखता है। ये क्या है, एक सेल है। सेल में क्या बिखरा रहता है, पूरा सेल में साइटोप्लाज्म रहता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे ऑर्गन रहते हैं। तो ये मान लीजिए वैक्यूल्स है, इसके अंदर जो रस होता है, इसको क्या करता है, कोशिका द्रव्य से क्या करता है, हटा के रखता है, यानी अलग करके रखता है, सेपरेट सेपरेट करके रखता है। ओके। अगला पॉइंट क्या है कि कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। मतलब कोई एक सेल का जीव है, उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की राजधानियां पाई जाती है, और वो राजधानी का काम क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है, यानी अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगला पॉइंट क्या है कि पादप कोशिकाओं में ये टर्जिटी तथा कठोरता प्रदान करती है। यानी वो पादप कोशिका को क्या बना, स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। ओके। हमारा अगला सेल ऑर्गन क्या है, तारककाय या सेंट्रोसोम। तो इसकी ये दिखने में कैसा होता है, ये बेलन के आकार का होता है, इस टाइप से होता है। ओके। और ये जंतु कोशिका के अंदर छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है, यानी जहां पर ये मौजूद होता है वो एरिया थोड़ा सा क्या होता है, चमकीला हो जाता है। और क्योंकि इसमें जो इससे जो है ना एक दो रचनाएं निकली रहती है, इसको सेंट्रियोल कहते हैं, और सेंट्रियोल के जो चारों ओर होता है, ये चारों ओर क्या होता है, तारक रश्मियां यानी कि एस्ट्रल रेज निकली रहती है, जिसकी वजह से वो एरिया क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। ओके। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, सेंट्रोसोम का कार्य है कि ये जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है। दूसरा कार्य क्या है कि कोशिका में फ्लैजिला और सिलिया के बनने में भाग लेता है। और सिलिया फ्लैजिला क्या है, ये कोशिका का प्रचलन अंग यानी लोकोमोटरी ऑर्गन है। यानी इसके जरिए क्या होता है, फ्लैजिला और सिलिया के जगह के जरिए क्या होता है, सेल क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। हमारा अगला सेल ऑर्गन है माइक्रोट्यूब्यूल्स।
तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती है जो क्या होता है, कोशिका द्रव में पाई जाती है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है कि कोशिका विभाजन के समय स्पेंडल फाइबर यानी कि तर्क तंतु का निर्माण करती है। ये दूसरा फंक्शन नहीं होगा, ये इसका कार्य नहीं है। ओके, तो हम लोगों का ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। हम लोग अगले क्लास में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे।